जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। रेडी हो जाइए, आज हम 72वीं बीपीएससी टेस्ट सीरीज का सबसे इंपॉर्टेंट सेट देखने वाले हैं, जो कि आपका खान सर के द्वारा जो 72वीं बीपीएससी का आपका टेस्ट कराया जा रहा है उसको हम लोग देखेंगे। टेस्ट नंबर आपका 31 का आपका पार्ट 2 होने वाला है। ध्यान रखिएगा 31 का आपका पार्ट 2 होने वाला है। जो आपका पार्ट 1 देखिए आपका कंप्लीट हो चुका है, अगर नहीं देखें तो वो पीछे जाकर वो वीडियो देख लीजिएगा बाद में। आज आपका 75 नंबर प्रश्न से लेकर 150 नंबर प्रश्न आपका पूरा कंप्लीट कराया जाएगा विद व्याख्या के साथ में। वीडियो में पूरा बने रहिएगा। वीडियो को 1.15x पे देखिएगा, थोड़ा सा वीडियो का स्पीड बढ़ा लीजिएगा, थोड़ा सा ज़्यादा बढ़िया रहेगा। चलिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ कर निवेदन कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल के साथ में जुड़ जाइए। चलिए चलते हैं सीधा प्रश्न नंबर 76 की ओर। चलिए यहाँ से शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर 76 से, क्योंकि 75 तक आपका कंप्लीट हो चुका था। चलिए बताइएगा, देखिए 76 नंबर प्रश्न को क्या बोल रहा है। अरवल जिला इनमें से किस जिले से अलग करके बनाया गया था। तो अरवल जिला जो है कौन सा जिला से आपको काट कर बनाया गया था, तो आपका जहानाबाद काट के आपको बनाया गया था। बताइए कि आपका अरवल जिला कब बना था। ध्यान रखिए, देखिए अरवल को आधिकारिक तौर पर 20 अगस्त 2001 को जहानाबाद जिले से विभाजित करके बनाया गया था। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 77 की ओर। तो बिहार का कौन सा जिला पश्चिमी चंपारण के साथ अंतर्राज्यीय सीमा साझा नहीं करता है। बिहार का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल के साथ अंतर्राज्यीय सीमा साझा नहीं करता है। तो ये आपका अररिया जो है सो अंतर्राष्ट्रीय क्या है, अंतर्राज्यीय सीमा साझा नहीं करता। ध्यान रखिएगा। देखिए अररिया पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। यह भौगोलिक रूप से किशनगंज के पूर्वी में है और पूर्णिया इसके दक्षिण में है, जिसके द्वारा यह पश्चिम बंगाल की सीमा से कटा हुआ है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 78 की ओर। बताइए सोमेश्वर पहाड़ी जो सोमेश्वर श्रेणी का हिस्सा है वह कहाँ स्थित है। बताइए कितना बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन आ रहा है भैया। सोमेश्वर पहाड़ी जो सोमेश्वर श्रेणी का हिस्सा है वो कहाँ स्थित है। तो वो आपका पश्चिम चंपारण में स्थित है। कहाँ आपका स्थित है, वो पश्चिम चंपारण में। ध्यान रखिए, देखिए सोमेश्वर पहाड़ी संपूर्ण सोमेश्वर श्रेणी के साथ पश्चिम चंपारण जिले के सबसे उत्तरी भाग में स्थित है। ध्यान रखिएगा। यह श्रेणी बिहार, भारत और नेपाल के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, याद रखिएगा। चलिए यार, इसके रिलेटेड आप लोग को कोई बुक चाहिए होगी या प्रैक्टिस सेट के लिए, तो आप लोग का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारा बुक का दिया हुआ है। आप लोग हर एक, चाहे आप खान सर का, चाहे तो आप दृष्टि का, चाहे तो आप परफेक्शन IAS का, या फिर आपका ट्यूटोरियल का, आपको कोई भी बुक लेना चाहते हैं तो आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से आप लोग ऑनलाइन करके सेट लगा सकते हैं। चलिए, और उससे पहले यार आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा भैया। चलिए बताइएगा 79 नंबर प्रश्न। बिहार में शिवालिक पहाड़ी का मुख्य रूप से किस प्रकार के चट्टानों से बनी है। बताइए बिहार में शिवालिक पहाड़ियाँ मुख्य रूप से किस प्रकार के चट्टाने से बनी है। तो ये आपका अपसादित चट्टाने से बनी हुई है। ध्यान रखिएगा। देखिए बिहार में शिवालिक पहाड़ियाँ मुख्य रूप से तृतीय यानी टर्सरी अपसादित चट्टानों से बनी है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, प्रश्न नंबर 80 की ओर। मतलब बाघों का पर्यावास के लिए मशहूर उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है। बिहार के किस जिले में आपका स्थित है। तो ये आपका पश्चिम चंपारण में स्थित है। ध्यान रखिएगा। देखिए बाघों के पर्यावास के लिए मशहूर उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है। तो आपका पश्चिम चंपारण में स्थित है। ध्यान रखिएगा। देखिए उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य बिहार के पश्चिम जिले में स्थित है। हालांकि पश्चिम चंपारण जिला बाघों का आवास के रूप में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के लिए विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है। ध्यान रखिएगा। लेकिन उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य मुख्य रूप से एक गोखुर झील अर्धभूमि है जो पक्षी आबादी के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, प्रश्न नंबर 81 की ओर। बताइए भौगोलिक क्षेत्रफल के हिसाब से बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है। वीडियो का थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लीजिएगा। 1.110x पर भी देख सकते हैं, थोड़ा सा इससे ज़्यादा भी आप लोग कर सकते हैं। थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लीजिएगा। क्या होता है ना, जिसे पढ़ते पढ़ते बीच में रुक जाता है तो वो आपका मैनेज हो जाएगा और बढ़िया सुनने में भी लगेगा आप लोग को। बताइए भौगोलिक क्षेत्रफल के हिसाब से बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है। बताइए कौन सा है। तो ये आपका कैमूर वन्यजीव अभयारण्य। ध्यान में रखिएगा। देखिए कैमूर और रोहतास जिले में फैला हुआ कैमूर वन्यजीव अभयारण्य बिहार का सबसे बड़ा अभयारण्य है, जो लगभग 1342 वर्ग किलोमीटर तक विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र में फैला हुआ है। याद रखिएगा। हर क्वेश्चन का सोल्यूशन के साथ में कराया जा रहा है ताकि आप लोग को समझने में थोड़ा सा आसानी होगा। अगर आप लोग सेट लगा रहे होंगे तो बताइएगा कि आप लोग का लास्ट में कि कितना मार्क्स आ रहा है। बताइए ग्रामीण महिलाओं के लिए किफ़ायती ऋण तक पहुंच को मजबूत करने का उद्देश्य से बिहार राज्य जीविका निधि साख सरकारी संघ लिमिटेड का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए किसके द्वारा किया गया था।
बताइए किसके द्वारा किया गया था, तो आपका नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था, ध्यान में रखिएगा। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 सितंबर 2025 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बिहार राज्य जीविका निधि शाख सरकारी संघ लिमिटेड के आधारित तौर पर शुभारंभ किया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं प्रश्न नंबर 43 की ओर। तो बताइए बिहार सरकार की 2025 में घोषित संशोधित सामाजिक सुरक्षा पेंशन नीति के तहत विभिन्न पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों को दी जाने वाली मासिक पेंशन राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, ये आपको कितना कर दिया गया है, तो ये आपका 1100 कर दिया गया है, ध्यान रखिएगा। देखिए जून 2025 में बिहार सरकार ने एक प्रमुख नीतिगत संशोधन घोषणा की, जिसके तहत मासिक सामाजिक सुरक्षा पेंशन को पहले 400 से बढ़ाकर 1100 कर दिया गया है, ध्यान रखिएगा। 2025 से जुलाई 2025 से लागू हुई यह बढ़ोतरी राज्य भर में 1.09 करोड़ से अधिक लोगों के लाभान्वित हो रहे हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं प्रश्न नंबर 84 की ओर। तो बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशक के अनुसार पूरे राज्य में पंचायती विकास दिवस किस तारीख को मनाया जाएगा। तो बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशक के अनुसार पूरे राज्य में पंचायती विकास दिवस किस तारीख को मनाया जाएगा, तो ये आपका हर महीने के आखिरी रविवार को मनाया जाएगा, ध्यान रखिएगा। देखिए बिहार सरकार ने ज़मीनी स्तर पर शासन को बढ़ावा देने की एक बड़ी पहल शुरू की है, जिसके तहत राज्य के सभी 8500 से अधिक ग्राम पंचायतों में यह हर महीने के आखिरी रविवार को पंचायत विकास दिवस मनाने का निर्णय लिया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्रश्न नंबर 85 की ओर। बताइए राज्य के आखिरी ज्ञात हथियारबंद माओवादी सिलेंडर के बाद बिहार को आधिकारिक तौर पर पूरी तरह से नक्सल मुक्त घोषित किया गया है, यह घटना किस जिले में हुई थी, तो यह घटना जो है आपका मुंगेर जिला में हुआ था, ध्यान रखिएगा। देखिए फरवरी 2026 में मुंगेर जिले में स्पेशल स्टाफ फोर्स के सामने शीर्ष माओवादी कमांडर सुरेश कोड़ा ने आत्मसमर्पण के बाद बिहार को आधिकारिक तौर पर पूरी तरह से नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं प्रश्न नंबर 86 की ओर। मतलब बिहार सरकार विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड ने बिहार के किस जिले में बड़े पंप स्टोरेज पावर प्रोजेक्ट लगाने के लिए प्राइवेट डेवलपर्स के साथ 13,000 करोड़ के MOU पर हस्ताक्षर किए। क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे भैया, थोड़ा फिर से हम लोग देखते हैं। तो बिहार राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड ने बिहार के किस जिले में बड़े पंप स्टोरेज पावर प्रोजेक्ट लगाने के लिए प्राइवेट डेवलपर्स के साथ 13,000 करोड़ के MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। तो 4,000 किए तो तेवगढ़ नवादा में किए, ध्यान में रखिएगा। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए दिसंबर 2025 में बिहार का स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड ने नवादा जिले में 2 विशाल पंप स्टोरेज पावर प्रोजेक्ट के लिए 13,000 करोड़ रुपये के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, ध्यान रखिएगा। देखिए 2120 मेगावाट के संयुक्त क्षमता वाली इन परियोजनाओं को ग्रीनको एनर्जी और एन पेट्रोकेमिक्स द्वारा एकम्बा और गाईसाई ताराई गांवों में पहाड़ी इलाकों में विकसित किया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्रश्न नंबर 87 की ओर। प्रश्न नंबर 87 की ओर बताइए बिहार के नवनिर्मित मंत्रिमंडल ने राज्य कृषि उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कितनी नई चीनी मिलें स्थापित करने को मंजूरी दी है। बताइए बिहार के नवनिर्मित मंत्रिमंडल ने राज्य के कृषि उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कितनी नई चीनी मिलें स्थापित करने की मंजूरी दी है, तो आपको 25 चीनी मिल को आपका बढ़ावा देने की मंजूरी दी है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्रश्न नंबर 88 की ओर। बताइए साल 2026 से 2031 की अवधि के लिए 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट के अनुसार केंद्रीय करों में बिहार की निर्धारित हिस्सा कितना है। बिहार का निर्धारित हिस्सा आपको कितना है, तो ये आपका 9.95% है, ध्यान रखिएगा। देखिए 16वें वित्त आयोग यानी चंपाट या अवध अवधि 2026 और 31 की रिपोर्ट के अनुसार केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में बिहार का निर्धारित हिस्सा 9.95% है। यह पिछले 15 वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित 10.06 हिस्सेदारी की तुलना में मामूली में गिरावट को दर्शाता है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं प्रश्न नंबर 89 की ओर।
तो मुख्यमंत्री बिहार पर्यटन और हवाई पर्यटन सेवा योजना के तहत पटना शहर का हवाई नज़ारा दिखाने वाले हेलीकॉप्टर जॉय राइड के लिए सब्सिडी युक्त कितना किराया किया गया है, कितना किराया आपका किया गया है, तो ये आपका 2100 किराया दिया गया है। ध्यान में रखिएगा। देखिए अभी मैं बिहार का जो मुख्यमंत्री है वो आपका ये घोषणा किया है कि आपको पटना पूरा शहर दिखाया जाएगा हेलीकॉप्टर के जरिए से। उसका भाड़ा हम लोग रखे हैं कितना, तो 2100 रुपये उनका भाड़ा रखे हैं। ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, प्रश्न नंबर 90 की ओर। तो पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय डेटा केंद्र का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया है? बताइए, पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय डेटा केंद्र का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया है? तो आपका कामरूप असम में किया गया है। ध्यान रखिए कहाँ किया गया था, आपका कामरूप असम में किया गया है। चलिए बताइएगा। देखिए इसके बाद थोड़ा सा सोल्यूशन से देखते हैं हम बढ़िया से। ये उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय डेटा केंद्र उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा असम के कामरूप जिले के आमीन गांव में किया गया था। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 91 की ओर। बताइए, कोरल सागर जो ग्रेट बैरियर रीफ के लिए प्रसिद्ध है, इसका सीमांतर सागर है। इसका सीमांतर सागर आपको कौन सा है? तो इसका सीमांतर सागर आपका रखिए प्रशांत महासागर है। ध्यान रखिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन था, इस बार हम ज़्यादा नहीं देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 92 की ओर। मेघालय के मोसिनराम जहां दुनिया का सबसे ज़्यादा औसत सालाना बारिश होती है, वहां इतनी भारी वर्षा मुख्य रूप से इसीलिए होती है क्योंकि यह नमी भरी हुई मानसून हवाओं के रास्ते में पड़ता है, जो खासी पहाड़ियाँ से सकरी घाटी से होकर गुजरती है। इससे हवा की दिशा में ढलने की ज़बरदस्त ओरोग्राफिक उत्थान पहाड़ी के कारण हवा ऊपर उठना होता है और भारी बारिश होती है। ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 93 की ओर। बताइए, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार पश्चिमी घाट का पवन सन्मुख पश्चिमी ढलान किस प्रकार के जलवायु क्षेत्र में आता है? किस ढलान के जलवायु क्षेत्र में आपका आता है? तो आपका AM के जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत में आता है। ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 94 की ओर। बताइए, क्रोमाइट एक ऐसा खनिज जिसका इस्तेमाल मुख्य रूप से फ्लोरोक्रोम और स्टेनलेस स्टील बनने में किया जाता है, और भारत का कौन सा इनका राज्य सबसे बड़ा उत्पादक है? भारत का कौन सा राज्य सबसे बड़ा इनका उत्पादक है? तो आपका उड़ीसा है। ध्यान रखिएगा। देखिए, भारत के क्रोमाइट के उत्पादन और भंडार में उड़ीसा का पूर्ण अधिकार है, जो देश के कुल क्रोमाइट संसाधनों का लगभग 93 से 96% का हिस्सा है। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 95 की ओर। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए भैया, तो यहाँ से तो आपको चैनल सब्सक्राइब कर देना चाहिए भैया। इतना मेहनत कर, लेकिन आप थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सकते, आप किसी को फॉलो तो नहीं कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 95 की ओर। और लाइक भी कर दीजिएगा भैया। वो अभिकथन 1 है और कारण आ रहा है। अभिकथन 1 में क्या है? ग्लोसोपेट्रिस पौधों के एक जैसे जीवाश्म भारत, अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अटलांटिका में पाए जाते हैं। ध्यान में रखिएगा। क्या अभिकथन 1 आपका सही है? तो अभिकथन 1 जो है सबका बिल्कुल सत्य है। कारण आर में है, ये जमीन के हिस्से कभी गोंडवाना लैंड का नाम के एक बड़े महाद्वीप के तौर पर जुड़े हुए थे, जो बाद में अलग हो गए और अपनी मौजूदा जगह पर पहुंच गए। कारण आर भी जो है आपका बिल्कुल सत्य है। ध्यान रखिएगा। तो देखिए, ए और आर आपका दोनों सत्य है और आर की सही व्याख्या आपका करता है। ध्यान रखिए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर जो है, ए और आर दोनों सत्य है और आर की सही व्याख्या भी आपका करता है। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पहुंचते हैं, प्रश्न नंबर 96 की ओर। तो निम्नलिखित में से किसने सेंट्रल प्लेसी थ्योरी प्रतिपादित की, जो मानव बस्तियों के आकार उनके बीच की दूरी को कार्यात्मक पदानुक्रम की व्याख्या करती है? पदानुक्रम की आपका व्याख्या करती है, तो क्या वो जगह वाल्टर क्रिस्टालर। ध्यान रखिए। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। देखिए, सेंट्रल प्लेस थ्योरी जो जर्मन भूगोलवेत्ता वाल्टर क्रिस्टालर ने अपने ऐतिहासिक प्रकाशन दक्षिणी जर्मनी में स्थान पर प्रतिपादन किया था। ध्यान रखिएगा। ये सिद्धांत केंद्रीय स्थानों की अवधारणा के आधार पर जो कस्बों का स्थानिक विवरण का आकार, दूरी और संख्या की व्याख्या करने का प्रयास करता है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, प्रश्न नंबर
97 की। हो सकता है भी आप लोगों को सोल्यूशन थोड़ा समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि ये आप बीपीएससी का किसका देख रहे हैं, तो आपका बीपीएससी का आप सोल्यूशन देख रहे हैं। आपको ये बिहार दरोगा या बिहार पुलिस का कोई सोल्यूशन हम नहीं बता रहे हैं। ध्यान रखिए, थोड़ा सा आपका हार्ड होगा, थोड़ा समझने में थोड़ा सा भी तो दिक्कत होगा। ऐसा थोड़ा है कि आप एक दिन समझ जाइएगा। बताइए, इनमें से कौन सी गंगा के दाहिने किनारे की एक प्रमुख सहायक नदी है जो अमरकंटक पहाड़ से निकलती है, कई घाटियों से होकर उत्तर की ओर बहती है और बिहार पटना में ठीक पश्चिम की गंगा में मिल जाती है? तो ये आपका सोन नदी है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सोन नदी जो है सो आपका गंगा के दक्षिणी सबसे बड़ी दक्षिणी यानी कि दाहिनी तटवर्ती सहायक नदियों में से एक है। इसका उद्गम मध्य प्रदेश अमरकंटक पहाड़ में नर्मदा नदी में उद्गम स्थल से निकट कई घाटियां से ढलानों से होते हुए यह उत्तर की ओर बहती है, उत्तर प्रदेश से और झारखंड से पार करती है और बिहार में प्रवेश करती है और अतः यह पटना के पश्चिम में स्थित मनेर में गंगा में मिल जाती है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 98 की ओर। जितना प्यार से हम समझा रहे हैं भैया, इतना आपको यूट्यूब पर कोई अगर ऐसा हो जाएगा कि समझाने वाला, तो आप हमको बताइएगा। बताइए, वायुमंडल की वह परत जहाँ मौसम से वायुमंडल की वह परत जहाँ मौसम से जुड़ी लगभग सभी घाटियाँ जैसे बादलों का बनना, संघनन, बारिश और तूफान आदि होती है, वह है? बताइए वह क्या है, तो वह आपका क्षोभ मंडल। ध्यान में, क्षोभ मंडल में आपका ये सारा जैसे संघनन होता है, बारिश और तूफान आदि सब आपका क्षोभ मंडल में ही आता है। मौसम से जुड़ी आपका जितना भी है सब आपका क्षोभ मंडल से आते हैं, ध्यान रखिएगा। बताइए, समताप मंडल में आपका क्या होता है? थोड़ा सा आप लोग समताप मंडल के बारे में बताइए। देखिए, समताप मंडल होगी क्षोभ मंडल के जस्ट जो ऊपर होता है, जिसके कारण मौजूद परत मौजूद है। यह मौसम में काफ़ी हद तक मुक्त है और यहाँ जैसे विमान, जैसे जेट जो हेलीकॉप्टर नहीं, जहाज वहाज जो उड़ता है, सो आपका जो है सो कौन, एरोप्लेन, वो आपका जो है सो समताप मंडल में उड़ता है, क्योंकि वहाँ मौसम साफ होता है। बाकी जितना भी मौसम खराब होता है सब आपका क्षोभ मंडल में खराब होता है, ध्यान में रखिएगा। देखिए, मध्य मंडल के बारे में थोड़ा सा आप लोग बताइए। देखिए, मध्य मंडल हो गया समताप मंडल के ऊपर के मध्य मंडल वायु की सबसे ठंडी परत है, जहाँ आने से उल्का पिंड आमतौर पर प्रवेश करते ही जल जाते हैं, ध्यान रखिएगा। बताइए, बहिर्मंडल का क्या है, तो यह पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे ऊपरी सीमा है, जहाँ वायुमंडल धीरे धीरे पतला होता जाता है और अंतरिक्ष में निर्वात में विलीन हो जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, प्रश्न नंबर 99 की। इतना बढ़िया से समझा दिए भैया, तो एक प्यारा सा तो सब्सक्राइब बनता है इस बात पे। चलिए 99 नंबर प्रश्न बताइएगा, ऊपरी वायुमंडल में जहाँ घर्षण बल नहीं होता है, वह प्रेशर ग्रेडिएंट फोर्स के क्रियोलिस फोर्स के एक दूसरे को पूरी तरह से संतुलित कर लेते हैं। वो हवा एरोसोवार को समांतर बहती है। इस हवा को क्या कहा जाता है? इस हवा को आपका जियोस्ट्रोफिक हवा कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, थोड़ा सा उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, उस पर सोल्यूशन हम नहीं लिखे हैं। तो भूकंपीय तरंगों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र शैडो जोन यानी छाया क्षेत्र बनाता है? जहाँ सिस्मोग्राफ पर प्राथमिक पी तरंगे और द्वितीयक तरंगे यानी एस तरंगे दोनों पूरी तरह से अनुपस्थित होती है। पूरी तरह से क्या होती है, तो अनुपस्थित होती है। तो ये आपका अधिकेंद्र 105 डिग्री और 145 डिग्री के बीच का क्षेत्र में जो है आपका पी तरंगे और एस तरंगे दोनों पूरी तरह से अनुपस्थित होती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 101 की ओर। बताइए, संसदीय समितियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। किसके बारे में? संसदीय समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को बताना है। देखिए, एक में वे सदन या अध्यक्ष या सभापति द्वारा उन्हें भेजे गए मामलों की जांच करते हैं, जो कि बिल्कुल आपका सही है। किसके बारे में? ये क्वेश्चन है, ये मतलब कि ये आंसर है, इसके बारे में बता रहा है आपको, संसदीय समितियों के बारे में, ध्यान रखिएगा। दो में इनकी सिफारिश सरकार के वाद्यकारी हैं, जो कि बिल्कुल आपका गलत है। ये वह कार्यपालिका जो संसदीय नियंत्रण बनाए रखने में मदद करते हैं, ये आपका बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 और 3 आपका सही है, तो 1 और 3 आपका ऑप्शन नंबर डी में है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है, प्रश्न नंबर 102 की ओर। बताइए, अनुच्छेद 108 के तहत संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होने पर यदि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हो तो बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो बैठक की अध्यक्षता आपको सभापति के उपसभापति करते हैं, ध्यान में रखिएगा। देखिए, राज्यसभा के उपसभापति सही, जैसे कि
राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 118 के 3 के तहत संयुक्त बैठकों के लिए बनाए गए प्रक्रिया नियमों के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष अध्यक्षता करते हैं। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा के उपसभापति अध्यक्षता करते हैं। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 103 की ओर। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य विधान परिषद का गठन का उन्मूलन का प्रावधान करता है? तो इसका प्रावधान आपका कौन करता है? तो ये आपका करता है अनुच्छेद 170। ध्यान रखिए। देखिए क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन पे ध्यान रखिएगा। देखिए संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य विधान परिषद के गठन का या उन्मूलन का प्रावधान करता था? अनुच्छेद 170 करता। ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, प्रश्न नंबर 104 की ओर। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार किसी राज्य को मध्यवर्ती स्तर यानी ब्लॉक स्तर पर पंचायत गठित करने की निर्णय अनिवार्य आवश्यकता से छूट दी गई यदि उसकी कुल जनसंख्या कितनी से अधिक ना हो। क्वेश्चन थोड़ा सा फिर से पढ़ेंगे, बीच में थोड़ा सा रुक गया था, इसके कारण आप लोगों को समझने में थोड़ा सा दिक्कत हुआ होगा। देखिए क्वेश्चन क्या, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार किसी राज्य को मध्यवर्ती स्तर यानी कि ब्लॉक स्तर पर पंचायत गठित करने की अनिवार्य आवश्यकता से छूट दी गई है यदि उसकी कुल जनसंख्या कितने से अधिक ना हो। कितने से अधिक आपका ना हो, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, 20 लाख हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका। इसका थोड़ा सा सोल्यूशन देखेंगे तो हो सकता है ज़्यादा क्लियर हो जाए। ध्यान रखिए, इसका थोड़ा सा सोल्यूशन हम लोग देखते हैं। देखिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के बी कदू के अनुसार जिसे 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 में पेश किया गया था, 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले राज्य को मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत, जिसे अक्सर पंचायत समिति या ब्लॉक पंचायत कहा जाता है, यह गठन का अनिवार्य आवश्यक से छूट दी गई है। ध्यान रखिएगा। अगर फिर से सोल्यूशन सुनना है तो 5 सेकंड के लिए वीडियो पीछे कर लीजिए भैया और फिर से आप लोग सुन लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, प्रश्न नंबर 105 की ओर। प्रश्न नंबर 105 की ओर बताइएगा, पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक, देखिए पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम 1996 पेशा के प्रावधानों के तहत सामुदायिक संसाधनों की सुरक्षा करने के, स्थानीय बाजारों का प्रबंध करने और सामाजिक आर्थिक विकास योजना को लागू करने के पहले उसे मंजूरी देने का अनिवार्य शक्ति स्पष्ट रूप से किसे सौंपी गई है? स्पष्ट रूप से शक्ति किसे सौंपी गई है? तो आपका ग्राम पंचायत को सौंपी गई। ध्यान रखिएगा। या बिहार पुलिस का सेट नहीं लगा रहा है भैया, तो ऐसा मत समझिएगा कि वन लाइनर आपका क्वेश्चन रहेगा। बहुत हार्ड क्वेश्चन रहता है इसमें। ये तो फिर भी बहुत ईजी क्वेश्चन आ रहा है। पहले वाला सेट देखिएगा तो सिर्फ कथन निष्कर्ष वाला रहेगा और उसका छोड़कर कुछ नहीं रहेगा। बताइए 106 नंबर प्रश्न देखिए आपका क्या बोल रहा है। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने की शक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में? अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने की शक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को बताना है। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन। देखिए, एक में राष्ट्रपति अध्यादेश तब जारी कर सकते हैं जब संसद के दोनों सदन सत्र में हो, जो कि बिल्कुल आपका गलत है। ध्यान रखिएगा, बिल्कुल आपका गलत है। देखिए 2 में आपका वह आवश्यकता के संविधान के संशोधन का बिल्कुल आपका गलत है। ध्यान रखिएगा, बिल्कुल गलत है। 3 में देखिए आपको अध्यादेश जारी करने की तत्काल आवश्यकता के संबंध में राष्ट्रपति का संतुष्ट दुर्भावना के आधार पर न्यायिक समीक्षा के अधीन है, जो कि बिल्कुल आपका सही है। किसके बारे में? अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने की शक्ति के संबंध में बिल्कुल कथन 3 सही है। 4 पर राष्ट्रपति द्वारा जारी प्रत्येक अध्यादेश को संसद को पुनः बैठक के 6 हफ्तों के भीतर मंजूरी देने की आवश्यक है, अन्यथा वह लागू नहीं रहेगा, जो कि बिल्कुल आपका सही है। ध्यान रखिए 106 नंबर प्रश्न का आपका 3 और 4 सही है। 3 और 4 आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 107 की ओर। देखिए विधायी और कार्यकारी कार्यों के संवैधानिक वैधता की जांच करने के सुप्रीम कोर्ट की शक्ति को क्या कहा जाता है? देखिए विधायी और कार्यकारी कार्यों की संवैधानिक वैधता की जांच करने की सुप्रीम कोर्ट की शक्ति को क्या कहा जाता है? तो कोर्ट को आपको क्या कहा जाता है? तो ये आपको कहा जाता है न्यायिक समीक्षा। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए न्यायिक समीक्षा, इनका तात्पर्य न्यायपालिका, सॉरी फिर से पढ़ता मैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, माफ़ कीजिएगा। देखिए न्यायिक समीक्षा, इसका तात्पर्य न्यायपालिका की उस शक्ति से है जिसके तहत वे केंद्र और राज्य सरकारों को विधायी अधिनियमों और कार्यकारी
आदेशों के संवैधानिकता की जांच कर सकते हैं। यदि कोई कानून या कार्यकारी कार्रवाई संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन कर पाई जाती है तो उसे न्यायालय उसे अधिकार क्षेत्र से बाहर अमान्य और निरर्थक घोषित कर सकते हैं, जिससे वह कानूनी रूप से अवर्तनीय हो जाता है। याद रखिएगा, पूरा सॉल्यूशन बता दिए इसका। चलिए 108वां प्रश्न बताइएगा, इनमें से सदस्यों का कौन सा समूह भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में तो भाग लेता है लेकिन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भी भाग नहीं लेता है? ध्यान रखिएगा। तो इनमें से सदस्यों का कौन सा समूह भारत के उपराष्ट्रपति चुनाव में तो भाग लेता है लेकिन भारत के राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेता है? तो ये आपका नहीं लेते हैं तो ये आपका संसद के दोनों सदन को मनोनीत सदस्य। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये देखिए, संसद के दोनों सदनों में मनोनीत सदस्य जो होते हैं आपका उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं लेकिन आपका भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में ये लोग आपका भाग नहीं लेते हैं। ध्यान रखिएगा। अगला 109 नंबर प्रश्न बताइएगा, देखिएगा थोड़ा सा इसको छोटा करना पड़ेगा। मतलब अनुच्छेद 368 में बनाए गए संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। किसके बारे में? अनुच्छेद 368 में बताए गए संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन आपका यहाँ सही है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखिए नीचे लिखा हुआ है, ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन आपका सही है। तो कथन 1 में संविधान में संशोधन की प्रक्रिया केवल संसद के किसी भी सदन में इसका उद्देश्य विधेयक पेश करके ही शुरू की जा सकती है, न कि राज्य विधानमंडलों में, जो कि बिल्कुल आपका सही है। 2 में आपका यह विधेयक किसी मंत्री या प्रोजेक्ट मेंबर द्वारा पेश किया जा सकता है, इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा आवश्यक है, जो कि बिल्कुल आपका गलत है। कि संविधान संशोधन के विधेयक पारित करने के संबंध में दोनों सदन के बीच असहमति पर बिल्कुल गलत है। राष्ट्रपति को विधेयक पर अपनी सहमति देनी होगी। वे ना तो अपनी सहमति रोक सकते हैं और ना ही विधेयक को पुनर्विचार करने के लिए संसद को वापस भेज सकते हैं, जो कि बिल्कुल आपका ये सही है। किसके बारे में? अनुच्छेद 368 में बताए गए संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में कथन 1 और 4 आपका सही है। तो 1 और 4 आपका ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, प्रश्न नंबर 110 की ओर। तो हाल ही में भारत के संविधान के तमिल और गुजराती संस्करण किसने जारी किए हैं? तो हाल ही में भारत के संविधान के तमिल और गुजराती संस्करण किसने जारी किए हैं? तो ये आपका जारी किए हैं उपराष्ट्रपति श्री राधाकृष्णन ने आपका किए हैं। ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, प्रश्न नंबर 111 की ओर। देखिए, पत्थर काट कर बनाए गए स्मारकों की जगह और विशेषताओं से जुड़े निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। मतलब पत्थर काटकर बनाए गए स्मारकों की जगह और विशेषताओं से जुड़े निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ऊपर दिए गए युग्मों में से कितने आपका सुमिलित हैं, ये आप लोग को बताना है। देखिए, ए में एलिफेंटा गुफाएं मुंबई हार्बर एक द्वीप पर स्थित है। क्या आपका एक सुमिलित है? तो आपको ये कोई काटिए नहीं सकता, बिल्कुल सही सुमिलित है। ठीक है, उदयगिरी गुफाएं मध्य प्रदेश के विवादित के पास स्थित है, बिल्कुल सही है। ध्यान रखिएगा। अरे उदयपुर वन जीव अभ्यारण्य आपके बिहार में। देखिए, बराबर गुफाएं बिहार के मखदूमपुर क्षेत्र में स्थित हैं, ये भी आपको बिल्कुल सही सुमिलित है। ध्यान रखिए, पत्थर काटकर बनाए गए स्मारकों की जगह और विशेषताओं से जुड़े तीनों युग्मों आपका सही सुमिलित है। ध्यान रखिएगा, इसका सही उत्तर आपको ऑप्शन नंबर सी होगा। तीनों युग्म आपको बिल्कुल सही सुमिलित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, प्रश्न नंबर 112 की ओर। बताइएगा, वैदिक शब्द है और वैदिक समाज का अर्थ है, कितने सुमिलित हैं ये आप लोग को बताना है। देखिए, पुच रिष्णु युद्ध में इस्तेमाल होने वाला चलता फिरता काला युद्ध रथ है। क्या आपका एक सही सुमिलित है? तो एक आपका बिल्कुल सही सुमिलित है। देखिए, गोशु इसका अर्थ है कि गायों की तलाश या गायों को लेकर होने वाले झगड़े, बिल्कुल आपका गलत सुमिलित है। ध्यान रखिए, बिल्कुल आपका गलत सुमिलित है। 3 में लांगला इसका अर्थ खेती में इस्तेमाल होने वाले हल से है, जो कि बिल्कुल आपका सही है। ध्यान रखिएगा। तो 1 और 3 सही है, तो यानी 2 युग्म सही है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, प्रश्न नंबर 113 की ओर। तो इनमें से कौन से किले भारत में मराठा सैन्य परिदृश्य का हिस्सा हैं जिन्होंने हाल ही में यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो इनमें से कौन से किले भारत का मराठा सैन्य परिदृश्य का हिस्सा है जिन्हें हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो आपका इसको किया गया, तो आपका रायगढ़ को किया गया है, आपका जिंजी किला को किया गया है और आपका सिंधु दुर्ग को किया गया था। ये आपका कुंभलगढ़ को आपका नहीं किया गया। ध्यान रखिएगा। इसका सही उत्तर आपको कौन सा होगा? 1, 2 और 3 जो है सो आपका
विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। किसका? मराठा के सैन्य परिदर्शकों का हिस्सा है, ध्यान रखिएगा ये तीनों। इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 114 की ओर। बताइए, जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में? जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को बता देना है। बताइए, अनेकांतवाद का सिद्धांत कहना है क्या वास्तविकता को कई दृष्टिकोण में से समझा जा सकता है। एक आपको बिल्कुल सही सुमिलित है। नेक्स्ट देखिए, कथन 2 में क्या है? जैन धर्म वेदों का सर्वोच्च प्रमाण नहीं मानता है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। 3 में आपका मध्यकालीन योगाचार जैन धर्म का प्रमुख दार्शनिक मत है, जो कि बिल्कुल आपका गलत है, बिल्कुल आपका गलत है। इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। 1 और 2 आपका सही। किसके बारे में? जैन धर्म के संबंध में आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 115 की ओर। तो इनमें से कौन सा अभिलेख अशोक के कलिंग युद्ध और युद्ध के बाद उनके पछतावे का विस्तार विवरण देता है? बताइएगा, इनमें से कौन सा अभिलेख अशोक के कलिंग युद्ध और युद्ध के बाद उनके पछतावे का विस्तृत विवरण देता है? विस्तृत विवरण अगर उनके पछतावे के बाद कौन देते हैं, तो ये आपको देते हैं, ध्यान रखिएगा। देखिए, शिलालेख 13 देते हैं, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देखिए, 13वां प्रमुख शिलालेख कलिंग युद्ध और उससे उत्पन्न गहरे पश्चाताप के संबंध में अशोक का विस्तार और ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण शिलालेख है। इसीलिए शिलाक में अशोक ने यह ग्रंथ उनके शासनकाल के 8वें वर्ष यानी कि लगभग 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग पर विजय का स्पष्ट रूप से वर्णन करता है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसके बारे में देखिए, इसने कहा कि मतलब इस वर्णन में आपको क्या कहा? इन्होंने कहा कि 1,50,000 लोगों को निर्वासित किया गया और 1 लाख लोग मारे गए और इसके बाद यह प्रभावों में कई गुना अधिक लोगों की मृत्यु हुई थी। इसके कारण जो इनको आपका देखिए अशोक के कलिंग युद्ध के उनके बाद उनके पछतावे हुआ था, ध्यान में रखिएगा, शिलालेख 13 में। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं प्रश्न नंबर 16 की ओर। बताइए, सिंधु घाटी स्थल है और विशेषता है, इसमें बोला कितने सुमिलित हैं, ये आप लोग को बताना है। देखिए, एक में आपका है चंद हुदड़ों अंतर्देशीय औद्योगिक केंद्र, क्या आपका ये सही सुमिलित है? तो आपका ये बिल्कुल सही सुमिलित है। देखिए, सुतकांडोर क्या बंदरगाह बस्ती, क्या आपका 2 सुमिलित हैं? तो ये आपको लोग कोई काट ही नहीं सकता भैया, बिल्कुल आपका सही सुमिलित है। 3 में आपका है कुतांसी बंदरगाह और औद्योगिक स्थल, ये भी आपको बिल्कुल सही सुमिलित हैं। बालाकोट अंतर्देशीय कृषि केंद्र, बिल्कुल आपका सही सुमिलित नहीं है। 4 आपका बिल्कुल सही सुमिलित नहीं है, ये आप लोग ध्यान रखिए। देखिए, बालाकोट अंतर्देशीय कृषि केंद्र नहीं है, यह एक अरब सागर यानी कि सोनमियानी खाड़ी पाकिस्तान के पास एक तटीय स्थल है, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3 आपका सही सुमिलित है, 1, 2, 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 117 की ओर। बताइए, साहित्य रचना है और लेखक है, ऊपर दिए गए युग्मों में से सही सुमिलित कीजिए। देखिए, विक्रमांक देवचरित्र हर्षवर्धन, विक्रमा देवचरित्र, क्या उसका लेखक आपका हर्षवर्धन है? तो ये आपका बिल्कुल उनका ये सही नहीं है। देखिए, क्या विक्रमादेव चरित्र जो लगभग 1085 ईस्वी में रचित 18 सर्गों का संस्कृत महाकाव्य है, ये कश्मीरी कवि बिल्हन द्वारा लिखा गया। किसका? बिल्हन द्वारा। यहाँ इसको काटिए भैया, इसको काटिए और यहाँ लिखिए बिल्हन, बिल्हन के द्वारा आपका लिखा गया, ध्यान रखिएगा, किसके द्वारा? बिल्हन के द्वारा। देखिए, कुमारपाल चरित्र क्या हेमचंद्र के द्वारा लिखा गया है? तो ये आपका बिल्कुल सही मिलान हो गया है। ठीक है, रजत रंगिनी कलहन के द्वारा लिखा गया है, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा। तो सही सुमिलित कौन सा जगह? 2 और 3, 2 और 3 आपका ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर 118 की ओर। तो निम्नलिखित महाजन पदों को पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित करें। किसके? महाजन पदों को पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित करना है। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर को आप लोग को बताना है। देखिए, एक में पहला हो जाएगा आपका, पहला आपका अवंती हो जाएगा, ये आपका पहला हो जाएगा, ध्यान रखिए, पहला आपका अवंती हो जाएगा। दूसरा आपका हो जाएगा वत्स हो जाएगा, ध्यान रखिए, दूसरा आपका वत्स हो जाएगा। तीसरा आपका कौन सा? तीसरा आपका हो जाएगा कौशल, ध्यान रखिएगा, तीसरा आपका हो जाएगा कौशल। चौथा हो जाएगा आपका मगध, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, आप लोग मिलान कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। देखिए, इसमें क्या बोल रहा था? महाजन पदों को
पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित करना। किसके पश्चिम से पूर्व की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर बोल देता है तो इसका उल्टा हो जाता। चलिए ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 119 की ओर। बोलते पंजाब में तैमूर के किस अपना प्रतिनिधित्व नियुक्ति किया था और बाद में उनके सैयद वंश की स्थापना की। बोलते पंजाब में तैमूर ने किसे अपना प्रतिनिधित्व नियुक्त किया गया था और बाद में उन्हें सैयद वंश की स्थापना की, सैयद वंश की स्थापना की। तो कौन किया था ये आपका, इसका मतलब कुछ समझा नहीं यार। पंजाब में तैमूर ने किसे अपना प्रतिनिधित्व नियुक्त किया था और बाद में उन्हें सैयद वंश की स्थापना की थी। अच्छा, तो ये आपको खिजर खान हो गया। खिजर खान जो है आपका सैयद वंश की स्थापना किए थे, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 120 की ओर। बताइए शेरशाह सूरी के शासनकाल में बंगाल का उत्तरदायित्व या वहाँ से आयातित माल पर किस विशिष्ट सीमा स्थान पर सीमा शुल्क वसूला जाता था। कहाँ सीमा शुल्क पर आपको वसूला जाता था, तो आपको सिकरी गली में आपका वसूला जाता था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 121 की ओर। विजयनगर साम्राज्य की अमर नायक प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को बताना है। किसे विजयनगर साम्राज्य की और नायक प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को बताना। देखिए, एक में अमर नायकों की राजा सेन बनाए रखने के बदले में अमरम भूमि अनुदान दिए जाते थे, जो कि बिल्कुल आपका कथन एक आपका सही है। रखिए, दो में आपका दिल्ली सल्तनत की इक्का प्रणाली के विपरीत अमर न्यायिक प्रणाली धीरे धीरे वंशानुगत हो गई थी, जो कि बिल्कुल आपका सही है। किसके बारे में, विजयनगर साम्राज्य की अमर नायक प्रणाली के संबंध में दोनों कथन आपका सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, दोनों कथन आपका सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 122। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, प्रश्न नंबर 122 की ओर। बताइएगा, लॉर्ड विलियम बेटिंग 1828 से लेकर 1835 के कार्यकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन से कार्य लागू किए गए थे। बताइए, लॉर्ड बेटिंग के कार्यकाल में आपका कौन से आपका उसके दौरान में कौन सा आपका कार्य लागू किए गए थे। क्या ठगी का दमन आपका उनके शासनकाल में लागू किए गए थे, ये आप लोग बताइएगा। तो बिल्कुल आपका उनके शासनकाल में लागू किए गए थे। उसके बाद आपका जो है 1833 चार्टर एक्ट आपका लॉर्ड विलियम बेटिंग के शासनकाल में आपको ये भी लागू हुए थे, ध्यान में रखिएगा। 1935 के प्रस्ताव के जरिए अंग्रेजों को आधिकारिक भाषा बनाना था, ये भी आपका सही है। ध्यान रखिए, बंगाल का स्थायी बंदोबस्त ये आपका जो है लॉर्ड विलियम बेटिंग 1928 और 1935 के कार्यकाल के दौरान इसका कार्य नहीं लागू हुआ था, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा, 1, 2, 3 आपका, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी, सब कितना ईजी क्वेश्चन, यही सेट जो है ना आपको सबसे आसान सेट लग रहा है इसका। खान सर का जितना भी सेट कराएं सबसे ईजी सेट आपका यही है। यह सूची 1 में आपका आंदोलन या संगठन है, सूची 2 में आपका संस्थापक या संबंधित व्यक्ति हैं। बताइए तयूनी आंदोलन, बताइए तयूनी आंदोलन आपका किससे संबंधित है, तो आपका करमत अली जौनपुरी से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। बताइए रहनुमाई मजाहयासान सनन सभा, ये आपको किसके द्वारा आपका किया गया था, तो ये आपको किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। इसका संबंधित व्यक्ति है, संस्थापक है, संबंधित व्यक्ति हैं, ध्यान रखिएगा। आपका नामधारी कुका आंदोलन, इनके संस्थापक कौन है, तो ये आपका है बाबा राम सिंह, ध्यान में रखिएगा। बताइए राधा स्वामी आंदोलन का आपका सिमदयाल साहब स्वामी जी महाराज, ध्यान में रखिए। तो ऑप्शन नंबर बी आपका इसका सही उत्तर है। आप लोग याद कर लीजिएगा, थोड़ा सा याद करिए। ये सारा आपका इधर आंदोलन हो गया, संगठन हो गया, इधर आपका संस्थापक और आपका संबंधित व्यक्ति हो गया, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, प्रश्न नंबर 124 की ओर। तो इनमें से कौन सा व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करने का उद्देश्य नहीं था, बताइएगा। इनमें से कौन सा व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करने का उद्देश्य नहीं था, तो ये आपको कौन सा नहीं था, तो आपको देखिए तुरंग देवव्यापी समूह सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करना, ये जो है सो आपका व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करने का उद्देश्य से आपका नहीं था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे था, बाकी देखिए भारत का एक सहमति के बिना दूसरे विश्व युद्ध की उसकी भागीदारी का विरोध करना, ये आपका ध्यान रखिएगा व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करने का आपका उद्देश्य था, ये आपका नहीं था, ध्यान रखिए। सी आपका नहीं था, बाकी ये आपका उद्देश्य था। क्या सत्याग्रह शुरू करने का उद्देश्य, ये भी आपका था और ये भी आपका थे, ध्यान रखिए। इसमें कौन सा आपका उद्देश्य नहीं था, तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सो आपका नहीं था, याद रखिए। 125 नंबर प्रश्न देखिए, अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक में हुई बैठक में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने किसमें प्रस्ताव अपनाया था, कौन सा प्रस्ताव अपनाया था, बताइए। 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक में हुई बैठक में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने इनमें से कौन सा प्रस्ताव अपनाया था, कौन सा प्रस्ताव आपका अपनाया था,
तो ये आपका अपनाया था, ध्यान रखिएगा। देखिए भारत में ब्रिटिश शासन के तुरंत समाप्त करने की मांग, ये आपका अपनाया था। उसके बाद अंग्रेज़ों के जाने के बाद भारत में अंतरिम सरकार का गठन करना, ये आपका प्रस्ताव अपनाया था। उसके बाद आपका ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन की मंजूरी दी थी, ये भी आपका प्रस्ताव अपनाया था। तो इस प्रस्तावों को स्वीकृति ये आपका नहीं हुआ था, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सही उत्तर आपका 1, 2, 3 आपका सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा क्या बोल रहा था, ध्यान रखिएगा कि 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक में हुई बैठक में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने इनमें से कौन सा प्रस्ताव को अपनाया था। ये तीनों प्रस्ताव को अपनाया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 126 की ओर। स्वदेशी आंदोलन के दौरान आत्मशक्ति के विचार के तहत निम्नलिखित में से कौन सा सुधारकों को बढ़ावा दिया गया था। मतलब स्वदेशी आंदोलन के दौरान आत्मशक्ति के विचार के तहत निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक सुधारों को बढ़ावा दिया गया था। तो ये आपका जातिगत उत्पीड़न के खिलाफ अभियान, ध्यान रखिएगा। कम उम्र के शादी का विरोध, उसके बाद आपका दहेज प्रथा के खिलाफ अभियान, ध्यान रखिएगा। ये तीनों जो है सो आपका शराब पीने को बढ़ावा देना, ये आपका नहीं दिया था, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। सही उत्तर कौन सा, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन तो आप लोग ध्यान दिए ही नहीं है। स्वदेशी आंदोलन के दौरान आत्मशक्ति के विचार के तहत निम्नलिखित में से किन सामाजिक सुधारों को बढ़ावा दिया था। तो ये तीनों पर सामाजिक सुधारों को आपका बढ़ावा दिया गया था, ध्यान रखिएगा। 1, 2 और 4 को याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। तो 27 नंबर प्रश्न बताइए, 19वीं सदी में मुख्य रूप से किस के आने के कारण कंपनी पटना कलम की लोकप्रियता घटने लगी। बताइए 19वीं सदी का मुख्य रूप से किसके आने के कारण कंपनी पेटिंग्स पटना कलम का लोकप्रिय घटने लगी थी। किसके आने पर यह घटने लगी थी। तो ये आपका जो है सो फोटोग्राफी को आने के बाद आपका पटना की लोकप्रियता घटने लगी थी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात है प्रश्न नंबर 128 की ओर। मतलब निम्नलिखित में से किसने यह कथन कहा था कि स्वदेशवाद ने अपने प्रभाव के दिनों से हमारे सामाजिक और घरेलू जीवन के पूरे स्वरूप को रंग दिया था। निम्नलिखित में से किसने यह कथन कहा था कि स्वदेशवाद ने अपने प्रभाव के दिनों में हमारे सामाजिक और घरेलू जीवन के पूरे स्वरूप को रंग दिया था। तो को सत्यनाथ बनर्जी रंग दिया था, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 129 के बाद संधि और संबंधित घटना और शक्ति हैं। तो ऊपर दिए गए युग्मों में से कौन सा आपका सही सुमिलित है, ध्यान रखिए कौन सा आपका सही सुमिलित है, याद रखना। देखिए एक में आपका है इलाहाबाद संधि, ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार मिलना, बिल्कुल आपका सही सुमिलित है। ये सारा आपका संधि हो गया, याद रखिएगा। देखिए सुगौली की संधि आपका आंग्ल नेपाल युद्ध की समाप्ति सुगौली की संधि के तहत हुआ था, बिल्कुल सही। बेसिन की संधि के तहत पहले आंग्ल मराठा युद्ध का अंत, बिल्कुल आपका ये 3 जो है सो बिल्कुल सही नहीं है, ध्यान रखिएगा। देखिए वसई की संधि 1802 में पुणे का युद्ध के बाद पेशवा बाजीराव द्वितीय और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हस्ताक्षरित एक समझौता था, ध्यान में रखिएगा। और प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध का नहीं था, याद रखिएगा। देखिए सलवाई की संधि पहले आंग्ल मराठा युद्ध के बाद शांति की बहाली, जो कि बिल्कुल आपका सही सुमिलित है, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, तो 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिए ये सर आपको इधर संधि दिया हुआ है, इधर से आपका संबंधित शक्ति या घटना दिया हुआ है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 130 की ओर। तो निम्नलिखित में से किसने 1500 ईस्वी में भारत की यात्रा की, जमरून के साथ बातचीत की और कालीकट में एक पुर्तगाली फैक्ट्री स्थापित की। बताइए कितना बढ़िया सटीक तरीका से आपको बता दिया था। आपका पेड्रो अल्वारेज कैवराज किए थे, ध्यान रखिएगा। देखिए किस निम्नलिखित में से किसने 1500 ईस्वी में भारत की यात्रा की, जमरून के साथ बातचीत की और कालीकट में एक पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापित की थी। पेड्रो अल्वारेज कैवराज ने किए थे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर 131 की ओर। बताइए आधुनिक भारतीय इतिहास के निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें और ऊपर दिए गए घटनाओं को सही कालानुक्रम में कौन सा होगा, ये आप लोग को बताना। किसका आधुनिक भारतीय इतिहास के निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना, ध्यान रखिए घटनाओं पर विचार करना है। देखिए पहला आपका हो जाएगा कांग्रेस द्वारा अंतरिम सरकार का गठन, ये आपका पहला हो जाएगा। दूसरा आपका हो जाएगा क्लेमेंट इटली द्वारा भारत में ब्रिटिश शासन की समाप्ति की घोषणा, ये आपका दूसरा हो जाएगा। तीसरा आपका हो जाएगा 3 जून योजना की घोषणा, ये आपका तीसरा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चौथा हो जाएगा आपका हाउस ऑफ द कॉमन्स में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक का पेश किया जाना, ध्यान रखिए ये आपका चौथा हो जाएगा। ध्यान रखिए केवल आधुनिक भारतीय इतिहास के निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करिए, इसको कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो व्यवस्थित कर दिए हैं, आप लोग याद कर लीजिएगा। इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, प्रश्न नंबर 132 की ओर।
और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किए हैं कि नहीं भैया, सच सच बताइएगा एकदम से, मन में बता दीजिए, हम समझ जाएंगे। बिल्कुल आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर करिएगा भैया। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से संबंधित सिद्धांतों के निम्नलिखित युग्मों और उनके प्रमुख समर्थकों पर विचार करें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से संबंधित सिद्धांतों के निम्नलिखित युग्मों और उनके समर्थकों पर विचार कीजिए और बताइए कि ऊपर दिए गए युग्मों में से कौन सा आपका सही सुमेलित है। ध्यान रखिए, देखिए, एक में त्वरित चालक सिद्धांत जी के गोखले, बिल्कुल आपका सही सुमेलित है। सुरक्षा बल सिद्धांत आर.पी. दत्त, बिल्कुल आपका सही सुमेलित नहीं है। षड्यंत्र सिद्धांत लाला लाजपत राय, बिल्कुल आपका गलत है, ध्यान रखिएगा। देखिए, मक्सवादी सिद्धांत आर.पी. दत्त, जो कि बिल्कुल सही सुमेलित, ध्यान रखिएगा। ये दोनों का हमको सही सोल्यूशन हम नहीं लिखे हैं। अगर आप लोग को पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका सही उत्तर कौन सा होता है? 1 और 4 आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 133 का इसका आंसर प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए हमें बताते हैं। देखिए, कांग्रेस का सत्र इशारा है, बताइए कोलकाता 1886, क्या दादा भाई नौरोजी, क्या आपको ये सही सुमेलित हैं? तो आपका बिल्कुल सही सुमेलित हैं। हम ये बताते हैं कि कोलकाता 1890 का अध्यक्ष आपको कौन कहते हैं ना? देखिए, दिनोस इवाचा, क्या आपका ये सही है? तो बिल्कुल आपका सही नहीं है। कोलकाता 1896 रहमतुल्लाह शियानी, क्या आपका ये अध्यक्ष किए थे? तो इसका अध्यक्षता बिल्कुल आपको यही किए थे। कोलकाता 1891 वर्ष में आपका जो NSC सत्र कोलकाता 1991 विशन नारायण धर किए थे, तो ये आपका बिल्कुल सही है। ध्यान रखिए, तो 1 सही है, 3 सही है और 4 सही है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा समझने में अगर दिक्कत कुछ हुआ तो हम माफ़ी चाहते हैं। बताइए 34 नंबर प्रश्न, बताइए आंदोलन है और संबंध नेता और मुख्य विशेषता है। बताइए सर, आपका आंदोलन हो गया, इसमें कौन सा आपका सही सुमेलित है, ये आप लोग को बताना है। ए में एका आंदोलन का मदारी पाशी जबरन मजदूरी करने का इनकार, जो कि बिल्कुल आपका सही है, ध्यान रखिएगा। दो में आपका है मोपला विद्रोह मुस्लिम मुसलियारी बंदोबस्त को खत्म करने की मांग, जो कि बिल्कुल आपका सही नहीं है, ध्यान रखिएगा। देखिए, केरल के मालाबार तट के केरल के मालाबार क्षेत्र में 1921 में मोपला विद्रोह का वास्तव में अली मुसलियार जैसे नेताओं द्वारा दमनकारी जमींदारों को औपनिवेशिक नीतियों के विरुद्ध किया गया था। हालांकि इस क्षेत्र में अस्थायी बंदोबस्त के बजाय मालाबार किराएदारों यानी कि रैयत भारी के संबंधित वस्तुएं लागू थी, जो मुख्य रूप से बंगाल, बिहार और मद्रास कुछ क्षेत्रों के हिस्सों में लागू की गई थी। इसीलिए इसे अस्थायी बंदोबस्त से संबंधित बताई गई मांग मालाबार का ऐतिहासिक रूप से गलत है, ध्यान रखिए। देखिए, बारदौली सत्याग्रह वल्लभ भाई पटेल महिलाओं और उनको सरदार की उपाधि, बिल्कुल आपका सही है, ध्यान रखिए। इसका सही उत्तर कौन सा होगा? 1 और 3 आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, प्रश्न नंबर 135 की होते हैं। गांधी इरविन समझौता 1931 के तहत लॉर्ड इरविन ने महात्मा गांधी की निम्नलिखित में से कौन सी मांगें स्वीकार नहीं की थी? तो गांधी इरविन समझौता 1931 के तहत लॉर्ड इरविन ने महात्मा गांधी की निम्नलिखित में से कौन सी मांगें स्वीकार नहीं की थी? तो ये आपको कौन सा नहीं की थी? तो आपका पुलिस में जातीय का सार्वजनिक जांच, ये आपका जो है सो मांगें स्वीकार नहीं की थी, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद आपका भगत सिंह को फांसी की सज़ा आजीवन कारावास में बदलना, ये भी आपका स्वीकार नहीं की थी, ध्यान रखिएगा। यानी कि 2 और 3 और 4 हिंसक अपराधों के दोषी राजनीतिक कैदियों की रिहाई, ये चारों जो है आपका गांधी इरविन समझौते 1931 के तहत लॉर्ड इरविन ने महात्मा गांधी की निम्नलिखित में से इन मांगों को स्वीकार आपका नहीं किए थे। ध्यान रखिए, तीनों जो का महात्मा गांधी आपका समझौते में आपका 3 को प्रस्ताव दिए थे, तीनों जो है आपका कौन आपका लॉर्ड इरविन आपका नहीं माने थे, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर आपको चुनना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, प्रश्न नंबर 136 की ओर। बताइए, इंडिया आफ्टर गांधी रामचंद्र गुहा के अनुसार आज़ादी के बाद स्टर्लिंग वैलेंस पर किसका संयुक्त स्वामित्व था? बताइए, इंडिया आफ्टर गांधी ने रामचंद्र गुहा के अनुसार आज़ादी के बाद स्टर्लिंग वैलेंस पर किसका संयुक्त स्वामित्व था? तो ये आपका किसका था? सार्वजनिक स्वामित्व था आपका भारत और पाकिस्तान का था, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, भारत और पाकिस्तान सही। रामचंद्र गुहा द्वारा लिखित इंडिया आफ्टर गांधी के विस्तार में बताया कि स्टर्लिंग बैलेंस द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ग्रेट ब्रिटेन को आपूर्ति में दी गई वस्तुओं और सेवाओं के भुगतान के रूप में विभाजित भारत द्वारा लंदन में संचित विस्तार भंडार थे, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर 137 की ओर। बताइए, महात्मा गांधी की हत्या के बाद किसने कहा था? बताइए,
हमारी ज़िंदगी से रोशनी चली गई है और हर जगह अंधेरा है। तो महात्मा गांधी की हत्या के बाद किसने कहा था कि हमारी ज़िंदगी से रोशनी चली गई और हर जगह अंधेरा है? बताइए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन भी आपका। किसने कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू कहे थे, याद रखिएगा। देखिए, जवाहरलाल नेहरू ने महात्मा गांधी की हत्या के तुरंत बाद 30 जनवरी 1948 को जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए रेडियो पर अपने अमर पंक्तियाँ कही थी कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है और चारों ओर अंधेरा छा गया है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, प्रश्न नंबर 138 की। बताए, नीचे दिए गए युग्मों पर विचार कीजिए। इस सारा ये आपका तीनों नीति है और ये सारा आपका संबंध गवर्नर जनरल है। बताइए, क्या है? रिंग फेंस की नीति क्या वारेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल थे? क्या आपका एक सही सुमिलित हैं? तो ये एक आपका बिल्कुल सही सुमिलित है। 2 में आपका सहायक समझे लॉर्ड वेलेस्ली के जनरल गवर्नर थे। क्या आपका बिल्कुल सही है? तो ये भी आपका बिल्कुल सही सुमिलित है। 3 में आपका है व्यापक का सिद्धांत लॉर्ड कॉर्नवालिस, बिल्कुल आपका सही सुमिलित नहीं है। देखिए, व्यापक सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी के ये लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। देखिए, लॉर्ड डलहौजी जिन्होंने 1848 से लेकर 1856 तक गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया से प्रसिद्ध है, ना कि लॉर्ड कॉर्नवालिस से। याद रखिए। तो इसका सही उत्तर आपका कौन सा होगा? तो 1 और 2 आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, प्रश्न नंबर 139 को। भारत सरकार अधिनियम 1935 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? ये आप लोग को बता देना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। बताइए, भारत सरकार अधिनियम 1935 के संबंध में कौन सा कथन आपका सही है? तो देखिए, ए में है राज्य के परिषद के गठन का स्थायी निकाय के रूप में किया गया था, जिसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 3 साल में सेवानिवृत्त होने थे, जो कि बिल्कुल आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के संबंध में कथन एक आपका सही है, बाकी आपका तीनों गलत है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, प्रश्न नंबर 140 की ओर। यहाँ से आपको मिलान करने उसके बाद आपका यहाँ से आ गया भैया मैथ। तो मैथ को आप लोग को खुद सॉल्व करना पड़ेगा। चार्टर एक्ट संबंधित प्रावधान है। बताइए, प्रावधान इसमें बोल रहा ऊपर दिए गए युग्मों में से कितने आपका सुमेलित हैं, ये आप लोग को बताना। देखिए, चार्टर एक्ट 1793 गवर्नर जनरल की नियुक्ति के लिए रॉयल मंजूरी अनिवार्य कर दिया था, जो कि बिल्कुल आपका सही है। 2 में है चार्टर एक्ट 1833 पूर्व वित्तीय विधायी और प्रशासनिक केंद्रीकरण, जो कि बिल्कुल आपका सही सुमेलित है। चार्टर एक्ट 1853 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के समुदाय में, बिल्कुल आपका गलत है। ध्यान रखिएगा। चार्टर एक्ट 1813 कंट्रोल बोर्ड की शक्तियों का विस्तार, बिल्कुल आपका सही है। ध्यान रखिएगा। 1, 2 और 4 आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ से आपको मैथ आने वाला भी है, मैथ को आप लोगों को खुद सॉल्व करना पड़ेगा। 141 का सिर्फ आंसर बता देंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 42 की ओर। तो 42 का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 43 का आपका सही उत्तर कौन सा होगा? 43 का आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। केवल निष्कर्ष एक सही है। चलिए 144 नंबर प्रश्न का आपका सही उत्तर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। और बताइएगा कि आपका कितना नंबर आ रहा है भैया, आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा अगर सेट लगाए होंगे तो। इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो 46 का आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर इसका PDF चाहिए होगा तो आपको टेलीग्राम ज्वाइन हो जाएगा, टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। देखिए 147 का आपका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 148 का आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? तो 148 का आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 149 का आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 150 नंबर प्रश्न आ रहा है, आज का आखिरी प्रश्न है सेट नंबर 31 का। इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है भैया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।